मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं इमरान खान और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी फॉर यू। इस सेशन के माध्यम से मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर चल रहा हूं और इसमें हम अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आप पीछे देखा है कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले यूज़ किया और टॉलमी का जो अवधारणा थी जिसमें जियोसेंट्रिक मॉडल और कोपरनिकस की अवधारणा जो कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल था, उसको हमने डिस्कस करा है। और आज हम कुछ इसी के रिलेटेड कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। भूगोल का संबंध 3 प्रश्नों पर आधारित है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है? दूसरा है हमारा कहाँ पर, और तीसरा है अगर कोई चीज है तो यह क्यों है। क्या ये हमें बताता है कि पहचान के बारे में, यदि लैंडफॉर्म पर धरातल पर कोई लैंडफॉर्म है तो वो क्या है, किस तरीके से उसकी पहचान के बारे में ये बात करता है। दूसरा, कहाँ पर, अगर कोई लैंडफॉर्म बना हुआ है तो वो कहाँ पर है, इसके बारे में, उसके वितरण के बारे में बात करता है। और तीसरा है हमारा, यदि कोई लैंडफॉर्म या कोई धरातल पर जो भी तमाम तरह के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं वो क्यों है, उनका प्रक्रिया क्या है। तो ये बात प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इस तरीके से ये भूगोल जो है वो 3 प्रश्नों को लेकर चलता है, जैसे कि क्या है, कहाँ है और क्यों है। इससे यह मालूम होता है कि ज्योग्राफी जो है वो एक संश्लेषणात्मक विषय है। यहाँ ये बताता है कि भूगोल जो है, भूगोल एक विषय है और यह विश्व संश्लेषण का मतलब होता है विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। और इसकी प्रक्रिया जो है प्रकृति समग्रात्मक है।
अब भूगोल की प्रकृति समग्रात्मक कैसे है? जैसे कि हम देखते हैं कि भूगोल जो है इतिहास को भूगोल राज राजनीति को, भूगोल जनसंख्या को, भूगोल समाज को, भूगोल संस्कृति को, भूगोल विज्ञान को, अर्थ व्यवस्था को। तो ये सभी को भूगोल डिस्क्राइब करता चलता है। तो इस वजह से ये समग्रात्मक विषय, इसकी प्रकृति जो है वो समग्रात्मक कहलाई जाती है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस भूगोल को पढ़ने के दो उपागम। अब ये दो उपागम कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसको हम कहते हैं उपागम। क्रमबद्ध उपागम, ये अवधारणा जो थी वो दी थी हम जर्मन भूगोल वेत्ता और अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट 1769 1859। और इनका ये कहना था कि द्वैतवाद जो है भूगोल में द्वैतवाद एक महत्वपूर्ण
गुण है। जैसे अब देखते हैं जो हमारी धरातल है इसके ऊपर पर्वत और आपके पठार, इसके साथ में तमाम तरीके के वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सभी कुछ पाए जाते हैं और साथ में इसके में मानव। और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। जैसे ये ह्यूमन हो गया, मानव हो गया, और ये हमारी नेचर यानी कि प्रकृति हो गई। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा उपागम जो है वो है क्षेत्रीय उपागम। और ये अवधारणा जो थी जर्मन के ही ज्योग्राफर थे कार्ल रैदर, जर्मन भूगोल वेत्ता, उसका नाम था कार्ल रैदर। 1779 1859। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच की, यानी कि क्रमबद्ध उपागम, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करते हैं। तो देखते हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच में हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में। सिस्टमेटिक अप्रोच में हम सबसे पहले देखते हैं तो भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान को, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान को, हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान को, और बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल को। जैव भूगोल को, जैव भूगोल के अंतर्गत हम सॉइल ज्योग्राफी यानी कि मृदा भूगोल, इकोलॉजी पारितंत्र, और पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। दूसरा हम देखते हैं
सिस्टमेटिक अप्रोच में हम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। सिद्धांत जो है वो सबसे पहले जियोग्राफिकल थ्योरी थॉट यानी कि भौगोलिक सिद्धांत, और मानव परिस्थितिकी, मानव मानव परिस्थिति। आगे चलते हैं तो हम की पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। तो जब पद्धतियों के अनुसार इसको अध्ययन करते हैं तो हम इसमें कार्टोग्राफी यानी कि जो है इसमें हम कार्टोग्राफी में हम देखते हैं कि मैप मेकिंग यानी कि मैप का बनाना। अगला है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम देखते हैं कल्चरल ज्योग्राफी यानी कि सांस्कृतिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल, और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जनसंख्या आयर अधिवास। इसमें हम रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल में हम देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि को, इंडस्ट्री उद्योग को, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि व्यापार और परिवहन, अवसंरचनाएं, टूरिज्म और सर्विसेज। तो इस सब का अध्ययन जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं यानी कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। दूसरा हमारा जो अप्रोच थी वो थी क्षेत्रीय उपागम, इनको हम रीजनल अप्रोच भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं तो हम सबसे पहले रीजनल अध्ययन करते हैं। रीजनल यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल में हम स्थानिक रूप से वितरित घटनाओं तथा प्रक्रियाओं जो कि भूदृश्यों में बदलाव तथा वितरण के लिए जिम्मेदार हैं, साथ ही लोगों पर उन वितरणों के प्रभाव का अध्ययन है। मान लीजिए भी पर हम देखते हैं कि डिफरेंट स्थान पर डिफरेंट भूआकृति पाई जाती है। कहीं पर पर्वत पर हैं, कहीं पर पठार हैं, तो कहीं पर मैदानी इलाका है, कहीं पर आपका मरुस्थलीय इलाका है, और उसमें रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे उनके पहनावे अलग अलग हैं, उनके कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है वो अलग अलग है। तो ये सभी चीजें हम इसमें इसके अंतर्गत देखते हैं। साथ में जो भूदृश्यों में जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे आप देखते हैं समुद्र तल का उठना या पर्वतों का बढ़ना या ग्लेशियर का पिघलना, तो ये सब चीजें भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। साथ में कहाँ कहाँ पर भूदृश्य जो है वो उनका वितरण है। जैसे कहीं पर मैदान है, किसी भारत के अगर हम देखते हैं तो भारत में उत्तर के क्षेत्र में देखते हैं तो हिमालय पर्वत, उसके बाद में हम दक्षिण की ओर जब मूव करते हैं तो मैदानी भाग पाते हैं, और पश्चिम की ओर जब हम देखते हैं तो उधर हम थार का मरुस्थल देखते हैं, राजस्थानी मरुस्थल देखते हैं, और इधर इसके बाद में हम जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो
पहाड़ पर्वत के साथ में वनों का वितरण, तो ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही लोगों पर जो उन वितरणों के प्रभाव पड़ते हैं, प्रभाव का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो मरुस्थल में रहते हैं, राजस्थानी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, वो सभी जो हैं उनका अलग अलग पहनावा है। राजस्थान में रहने वाले लोग लंबा कुर्ता और धोती पहनते हैं, जैसे कि पगड़ी बांधते हैं। और जब हम हिमालय की तरफ जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं वो गर्म कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मैदानी में रहने वाले लोग जो हैं वो हल्के कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके के नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जब जाएंगे तो उधर भी अलग अलग डिफरेंट टाइप का पहनावा है। तो ये सभी उन पर, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। भूगोल की प्रकृति जो है वो सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक दोनों है, यानी कि इसकी प्रकृति जो है वो प्राकृतिक रूप से भी है तथा सामाजिक विज्ञान के, यानी कि इसके अंतर्गत समाज का भी अध्ययन करते हैं। अगला है स्थानिक आयाम। हमें किसी स्थान विशेष के भौतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों का तुलनात्मक अध्ययन करने में मदद करते हैं। स्थानिक अप्रोच, जैसे कि किसी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का पर्यावरण पाया जाता है। उनकी अलग अलग आर्थिक गतिविधियां होती हैं, वहाँ के राजनीतिक जो कार्य प्रणाली है वो अलग अलग होती है, उनकी सांस्कृतिक पहनावे सब अलग अलग हैं। तो इस तरीके से इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक तंत्र कैसे कार्य करता है। पृथ्वी में कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जिसके भीतर द्रव्य और ऊर्जा या तो गतिशील होती है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जब हम द्रव्य और ऊर्जा की बात करते हैं तो ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो सकते हैं या गतिशील होते हैं, चलायमान होते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होते हैं, ये खत्म नहीं किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत धरातल पर होने वाली प्रक्रियाएं अपने समस्त रूपों में, जैसे जो हमारी धरातल है उस पर जैसे जल पाया जाता है, वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना और संगठन है, पृथ्वी के तीनों आयाम जैसे पृथ्वी, जल, वायु किस प्रकार जीवन को प्रभावित करते हैं। इस तरह से तंत्र गतिशील होते हैं। और जो तंत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ हम ले लें, एक पेड़ का ही को ले लें, तो पेड़ एक तंत्र है। इसमें मानव के लिए भी बेनिफिट है, इसके लिए जो चिड़िया होती हैं वो भी अपना इसमें रहने के लिए घोंसला वगैरह बनाती हैं। तो इस तरीके से पेड़ एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रति जागरूक होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पेड़ जो हैं वो जैसे जैसे परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप ही अपने आप को ढालते रहते हैं। मान लीजिए मैदानी इलाकों में बड़े बड़े तनों वाली जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जब हम यही चीज मरुस्थल में जाते हैं तो देखते हैं कि मरुस्थल में जो है वो कटीलीदार झाड़ियां पाई जाती हैं और जो पत्ते जो होते हैं वो पत्ते अपने आप को इतना पतला कर लेते हैं कि जैसे कि कांटे के रूप में, क्योंकि वहां की जो प्रकृति है वो अलग है। वहां पानी की कमी है, इस वजह से वहां जो है इवेपोरेशन ना हो ज्यादा, हम जो पेड़ों का जो इवेपोरेशन होता है वो ना हो पाए, इस वजह से पत्तियां सिकुड़कर एक कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। यह परिवर्तन चाहे तंत्र के अंदर हो
उत्पन्न हुए हों या फिर बाहर, मतलब परिवर्तन चाहे तंत्र के अंदर हो या बाहर हो, दोनों तरीके से हो सकता है। अगला है पृथ्वी के 4 आयाम कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 4 आयाम की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें है वायुमंडल, दूसरा है जैव मंडल, तीसरा है जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और चौथा है स्थल मंडल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल की प्रकृति कैसी है। आगे हमारा पृथ्वी के 4 आयाम। इसमें हमारा सबसे पहले है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, दूसरा है हमारा जलमंडल, तीसरा हमारा स्थल मंडल, और चौथा है हमने देखा था जिसको हम कहते हैं जैव मंडल। क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें तमाम प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रभाव है। सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पर जो है हमारी ऑक्सीजन गैस इसमें पाई जाती है। यह पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उससे ऊपर जब आसमान की तरफ जब बढ़ते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक यह जो है वायुमंडल पाया जाता है, और ऊंचाई बढ़ने पर इसके घनत्व में कमी आ जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं उसका घनत्व जो है वो कम होता चला जाता है। अगला है इसमें वायुमंडल के बादलों में वर्षा की बूंदों, धूलकण और ज्वालामुखी राख के कण शामिल होते हैं। जो वायुमंडल होता है उसमें हमारे बादल होते हैं, तो वर्षा की बूंदें होती हैं, धूलकण होते हैं, साथ में ज्वालामुखी की जो निकली हुई राख होती है वो होती है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो सबसे अधिक है जो कि 78%। दूसरे नंबर पर हमारी 21% जो है वो ऑक्सीजन है तथा आर्गन गैस 1% से भी कम हिस्से में है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अगला है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है जिसका औसत जो है वो बदलता रहता है। इसका औसत लगभग 1% के आसपास रहता है। तो ये तो हो गया हमारा वायुमंडल के बारे में। अगला है हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। जलमंडल में समुद्रों के अंदर का जल इसमें शामिल होता है, जो समुद्र होता है उसमें जो जल होता है वो शामिल होता है। इसमें ग्लेशियर शामिल होता है, ग्लेशियर, हिमखंड, नदियों का पानी, झीलों का पानी, आर्द्र भूमियों का पानी, भूमिगत जल जो ग्राउंड वाटर होता है वो, मिट्टी में नमी जो होती है उसको, तथा बादलों में छुपा हुआ जल इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही देखते हैं कि पृथ्वी का 97% जल जो है वो समुद्रों में खारे जल के रूप में पाया जाता है। ताजा जल जो कि लगभग 3% है, जो कि हिमखंडों, ग्लेशियर तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और यही हमारा जो है जो ताजा जल यही हमारा पीने के लायक पानी है। पीने के योग्य पानी जो कि 3% पाया जाता है। अगला है इसमें लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। स्थल मंडल की हम बात करते हैं तो स्थल मंडल का आशय पृथ्वी की कड़ी चट्टानें जो कि ऊपरी सतह जिसमें शामिल है, पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि परत, और साथ ही भूपर्पटी के मेंटल में जो ऊपरी हिस्सा वो इसमें शामिल होता है। मान लीजिए ये हमारा एक
फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है और ये इसका कोर है, और यहां से यहां तक जो है पार्ट, ये हमारा मेंटल का पार्ट है। तो इसमें जो, और ये ऊपरी सतह जो प्रॉपर्टी की है वो, इसके साथ ही जो आधा मेंटल है वो, ये इसमें शामिल होता है। यानी कि यहां से लगा के और यहां तक का जो पार्ट है वो हमारा जो है वो लिथोस्फीयर का पार्ट कहलाता है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा और भू प्रॉपर्टी का ऊपरी सतह जो है। आगे देखते हैं हम इसमें, तो डायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो हम बात करते हैं यहां पर डायनेमिक सिस्टम की। डायनेमिक सिस्टम में हम देखते हैं कि एनर्जी और जो मेटल होता है, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा का प्रवाह जो सतत प्रवाह होता है, इसमें द्रव्य और ऊर्जा का सतत प्रवाह होता है। एनर्जी और मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्थल मंडल है, लिथो स्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। दूसरा हमारा ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। और तीसरा हमारा जो हो गया वो हो गया हाइड्रो स्फेयर, जलमंडल। और चौथा जो हमारा डायमेंशन है वो है बायोस्फीयर। अब यहां पर हम देखेंगे कि लिथोस्फीयर जो है
वो एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर जो है वो लिथोस्फीयर से इंटरकनेक्ट है। उसी तरीके से लिथोस्फीयर जो है वो जलमंडल से कनेक्ट है, और जलमंडल जो है वो लिथोस्फीयर से इंटरकनेक्ट है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो जलमंडल से, और जलमंडल जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, और बायोस्फीयर जो है वो इन सब से कनेक्ट है। एटमॉस्फेयर से भी कनेक्ट है, स्थल मंडल से भी कनेक्ट है, और जल मंडल से भी कनेक्ट है। इस तरीके से ये चारों डायमेंशन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। इसका उदाहरण जो है वो हम सबसे बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जल चक्र। जल चक्र इसका बेस्ट उदाहरण है। जब हम देखते हैं कि जो डायनेमिक सिस्टम है, यानी कि इस पूरे तंत्र में यानी कि इन्वायरमेंटल पर पर्यावरण पर हम जो है एक बार प्रभाव डालेंगे तो हमारे ऊपर इसका एक बार प्रभाव डालने पर 4 प्रभाव अन्य मंडल पर पड़ेगा। मान कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन्वायरमेंटल पर वन टाइम प्रभाव डालते हैं तो अन्य जो स्फीयर हैं उस पर 4 मल्टीपल टाइम जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। इसको हम गुणात्मक प्रभाव के रूप में जानते हैं। इसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रभाव या गुणक प्रभाव के नाम से इसको हम जानते हैं। और यहीं पर से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी होती है, जिसके हम जानते हैं उसका नाम है पर्यावरण संकट। पर्यावरण संकट कई प्रकार से हो सकता है, जैसे तापमान में वृद्धि हो जाना। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में जो सॉलिड फॉर्म होता है, यानी कि जलमंडल में सॉलिड फॉर्म जो है
उसको हम कहते हैं क्रायोस्फीयर। यानी कि जल का जमा रूप। अब ये जल का जमा रूप जैसे ग्लेशियर। अब ग्लेशियर जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर में क्या प्रॉब्लम दिक्कत आती है, तो हम देखते हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर, मान लीजिए ये हमारा जो है माउंटेन है, और यहाँ पर ये ग्लेशियर एक जमा रूप में ग्लेशियर है। ये मान लीजिए ग्लेशियर है। तो हम क्या देखते हैं कि जब सन का प्रकाश पड़ता है, एनर्जी मिलती है, बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हल्का हल्का तो इसमें जो है वो ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू कर देता है, और पिघल कर जो है वो यहाँ से पिघलना शुरू करता है, और ये पिघल कर जो है पानी के रूप में ये यहाँ पर बहता हुआ नदियों के रूप में बहता चला आता है। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, हालांकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो गया, मोर देन मोर, तो क्या होगा कि ये पूरा ग्लेशियर या इसके अंदर और भी ग्लेशियर हैं वो सभी एक साथ पिघलना शुरू कर देंगे। इसमें नदियों का जो होगा क्या होगा, नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, साथ ही साथ जो वाटर बॉडी है, मान लीजिए यहां पर एक समुद्र है, ये एक समुद्र है, यहां पर जो पानी होगा इसमें समुद्र में क्या 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 प्रभाव पड़ेंगे। समुद्र में सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि इसका जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। समुद्रों का जल स्तर में वृद्धि होगी। जल स्तर बढ़ने के साथ साथ दूसरा प्रभाव क्या होगा कि इसमें समुद्रों में लवणता जो होती है लवणता में परिवर्तन आएगा। साथ साथ जब लवणता में परिवर्तन होगा तो हम देखते हैं कि समुद्री जो धाराएं होती हैं ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस तरीके से पर्यावरण संकट जब आता है तो एक प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है। आगे हमारा बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। जैव मंडल में जीवन के सभी रूप शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल में, जो कि जैव मंडल जो है वो वायुमंडल के में लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ ही जैव मंडल गहरे समुद्रों तथा स्थल मंडल में भी पाया जाता है। और जैसे हम देखते हैं कि जो
पक्षी जो होते हैं वो आसमान में भी उड़ा करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये ऊंचाई तक भी फैला हुआ है जैव मंडल, और जिसके साथ जैव मंडल में किसी भी रूप में प्राणी हो, जैसे आपका कीट पतंगा हो या आपका कोई जीव जंतु हो, इसके साथ में मानव हो या कोई जानवर है, सभी इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। साथ से साथ समुद्रों में रहने वाले जीव जंतु भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और वे सभी कीट पतंग जो भी जमीन के अंदर रहते हैं उन सभी को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला है ओपन और क्लोज तंत्र क्या होता है। यदि पृथ्वी को एक तंत्र के रूप में हम लें तो यह द्रव्य और ऊर्जा प्रक्रियाओं का समुच्चय है। इसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा उसकी प्रक्रियाएं, यानी कि एनर्जी और मैटर, ये कैसे प्रक्रियाएं, इसकी प्रक्रियाएं कैसे हैं, उसका समुच्चय है। ये आपस में परस्पर अंतर संबंधित हैं। जैसे ओपन तंत्र क्या होता है। ओपन तंत्र में द्रव्य और ऊर्जा को तंत्र के रूप में आने और निकलने की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं पेड़, यानी कि वृक्ष जो है वो एक खुला तंत्र है। वृक्ष में मिट्टी, पानी और पोषण लेते हैं। वृक्ष जो है, जब हम वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष मिट्टी से पानी भी ग्रहण करते हैं और पोषण भी लेते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बायोमास के रूप में तने व पत्तियां बनाते हैं। एक बीज होता है, मान लीजिए यह एक बीज है, और ये बीज जो है ये बीज मिट्टी में दबा तो ये अंकुरित हो गया। अब ये अंकुरित हो गया तो ये मिट्टी और पानी के द्वारा ही नमी से प्राप्त, उससे जो है अंकुरित हुआ, और इसने सूर्य जो वायुमंडल है उससे क्या जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे ग्रहण करी, और क्या हुआ कि ये बायोमास के रूप में तने व पत्तियां, और धीरे धीरे यह बढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ये एक बायोमास के रूप में कन्वर्ट हो गया और इसमें तने व पत्तियां बनने लगे। तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब इस प्रकाश इससे मिला तो इससे क्या करा, इसने ऑक्सीजन को बाहर निकाला, और ऐसा करने के लिए वह सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। पहले ही बता चुका हूं जी, ये सूर्य से जो एनर्जी इन्होंने प्राप्त करी उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन इन्होंने निकाली। तो यह एक ओपन तंत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं, जबकि क्लोज तंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लोज तंत्र बिल्कुल बंद तंत्र होता है, उसमें किसी भी बाहरी क्रियाओं का आवागमन पूरी तरीके से वर्जित होता है। अगला है इसमें हमारा अर्थ साइकिल क्या है। अर्थ साइकिल का मतलब है द्रव्य और ऊर्जा केवल चारों मंडलों के बीच चलते रहते हैं। अभी मैंने इस सबसे पहले ही इसमें बता चुका हूं, यहां पर मैंने आपको दिखाया कि द्रव्य, एनर्जी और मैटर जो है, ये देखो ये मैंने इसमें लिखा भी है कि इसमें द्रव्य और ऊर्जा अंतः प्रवाहित होते हैं। यानी कि ये चारों मंडल जो हैं, बायोस्फीयर, जैव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, स्थल मंडल, ये सभी जो हैं वो इसी में एनर्जी और मैटर जो है वो आपस में बीच चलते रहते हैं। द्रव्य ऊर्जा ना तो निर्मित होती है और ना ही नष्ट होती है, या एनर्जी और मैटर जो है ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता, लेकिन यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, और यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। पृथ्वी के चारों आयाम किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं। जैसे बायोस्फीयर को हम देखते हैं तो बायोस्फीयर और जल मंडल मिलकर क्या करते हैं, वर्षा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। वायुमंडल और स्थल मंडल का इसका उदाहरण आप देख सकते हैं भूमिगत जल, क्योंकि वायुमंडल से और स्थल मंडल भूमिगत जल रिचार्ज होता है,
तीसरा, वायुमंडल से और जैव मंडल के बीच में अंतर संबंध प्राणियों द्वारा ली गई सांस। जैव मंडल में जैसे मनुष्य या जानवर जो भी हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल और स्थल मंडल जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो समुद्रों की तलहटी व जल तीनों मिलते हैं। अगला है जलमंडल और जैव मंडल। समुद्रों में जीवन, जैसे जलमंडल और जैव मंडल। जो जैव मंडल जो प्राणी जगत जो भी है समुद्रों में रहता है वो जलमंडल में रहता है, तो इसका उदाहरण हो गया समुद्रों में जीवन। अगला है स्थल मंडल और जैव मंडल, यानी कि स्थल मंडल और जैव मंडल जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नमी का अंकुरण के लिए उपयोगी। नमी, अभी मैंने बात करी थी, कोई भी जब जमीन में या भूमि में नमी होगी तभी अंकुरण के लिए ये उपयोगी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो आपका कह सकते हैं पार्ट था 4 डायमेंशन ऑफ द अर्थ, ये भी कंप्लीट होता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही जो भी कोई कमी अगर है तो हमें जरूर बताएं कमेंट करके। शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम बहुत जल्द आपसे लाइव भी मिल सकते हैं। थैंक यू।